गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं। आर्टिकल्स 3 नहीं होते, आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि आ और दा। जी हां, आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं, एंड कोई आर्टिकल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें और लेक्चर के एंड में मैं ये साबित करूंगा कि आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं, आ और दा, एंड कोई आर्टिकल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज याजिर बिन जाहिर, फैकल्टी मेंबर ऑफ बिन जाहिर एकेडमी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो आपको आर्टिकल की कोई भी डेफिनेशन इस वक्त आपके जहन में नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास नहीं होता, बल्कि आर्टिकल्स तो एडजेक्टिव की ही एक कैटेगरी है। एडजेक्टिव की एक टाइप होती है जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है, आर्टिकल्स उसी में आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो स्टूडेंट्स इस वक्त जवाब देंगे सर आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड दा। गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं, आर्टिकल्स 3 नहीं होते, आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि आ और दा। जी हां, आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं, एंड कोई आर्टिकल नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोलेगा एक सेकंड सर ऐसा कैसे हो सकता है, बचपन से पढ़ते आए ए एंड दा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें और लेक्चर के एंड में मैं ये साबित करूंगा कि आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं, आ और दा, एंड कोई आर्टिकल नहीं होता। स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर आ आता है जो सिंगुलैरिटी ऑफ नाउन को शो करता है, और दा एक ऐसा आर्टिकल होता है जो स्पेसिफिक नाउन, एक ऐसा स्पेसिफिक कॉमन नाउन जो ऑलरेडी मालूम हो। बाद में इसकी और डिटेल भी आएगी जो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं जो आपके दिमाग में इस वक्त घूम रहा है, और मेरी कोई भी बात आप लोगों को समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये घूम रहा है कि भाई आ एन तो हमने खुद पढ़ा है, आ भी एक आर्टिकल है, एन भी एक आर्टिकल है। ठीक है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आ और एन में फ़र्क क्या होता है, तो सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर वॉवेल से पहले एन आता है, ए ई आई ओ यू से पहले एन आता है। ठीक है, आइए देखते हैं ये बात कितने हद तक दुरुस्त है। दिस इज डैश पेन, दिस इज डैश बॉल, दिस इज डैश एप्पल, this is dash orange, this is dash, this is dash elephant, this is dash university। ठीक, तो स्टूडेंट यही बोलेंगे कि सर वॉवेल से पहले एन लगता है और जो वॉवेल नहीं होते उससे पहले आ लगता है। अच्छा, वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं, ये पढ़ाया जाता है स्कूल्स के अंदर। तो इस हिसाब से दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी। सर ये जो है वो वॉवेल है, ये एक वॉवेल है, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, लेकिन इससे पहले एन लगाना गलत होगा, यहाँ पर आ लगेगा। तो सवाल स्टूडेंट पूछेगा कि सर ये तो वॉवेल है, तो मैं यही आपको बता रहा हूं, ये जो लॉजिक आप लोगों को मालूम है कि हमेशा ए ई आई ओ यू से पहले एन आता है, तो ये लॉजिक गलत है। आए सही कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि असल में कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, वॉवेल से पहले एन नहीं आता, बल्कि वॉवेल साउंड से पहले एन आता है। क्या कह रहा हूं? वॉवेल से पहले एन नहीं आता, बल्कि वॉवेल साउंड से पहले एन आता है। सर इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करें, आसान अल्फाज में इसको बताता हूं भाई। लफ्ज़ के इंग्लिश लफ्ज़ को उर्दू तलफ़ुज़ के साथ लिखो, और जो लफ्ज़ भी अलिफ से शुरू हो रहा होगा उससे पहले एन आएगा, और जो लफ्ज़ अलिफ से शुरू नहीं हो रहा होगा उससे पहले आएगा। ये क्या बात हुई सर, एक्सप्लेन करें। देखिए भाई, दिस इज डैश पेन, पेन किससे शुरू हो रहा है? पेन सर पे से शुरू हो रहा है, अलिफ से शुरू नहीं हो रहा, तो जो अलिफ से शुरू नहीं हो रहा उसके साथ आएगा, तो दिस इज अ पेन। इसी तरीके से दिस इज अ बॉल, सही है, बॉल भी बे से शुरू हो रहा है, अलिफ से शुरू नहीं हो रहा, इसलिए इसके साथ भी आएगा। दिस इज डैश एप्पल। अब एप्पल अगर आप उर्दू में लिखें तो एप्पल अलिफ से लिखा जाएगा। अच्छा, उर्दू का मतलब सेब, तर्जुमा करने की बात नहीं कर रहा, उसके तलफ़ुज़ को ही उर्दू में लिखने की बात कर रहा हूँ। सेब, एप्पल, एप्पल अलिफ से लिखा जाता है, तो इस वजह से इससे पहले एन आएगा। इसी तरीके से दिस इज डैश ऑरेंज, ऑरेंज भी अलिफ से लिखा जाता है, तो इससे पहले भी एन आएगा। दिस इज
डैश एलिफेंट। एलिफेंट भी अगर आप उर्दू तलफ़ुज़ से लिखेंगे तो अलिफ से ही लिखा जाएगा, तो इससे पहले भी एन आएगा। लेकिन दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी ये से लिखा जाता है, अलिफ से लिखा नहीं जाता, इसलिए ये यू तो है लेकिन फिर भी इसके साथ हम आ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये अलिफ से शुरू नहीं होता। इज़ दिस क्लियर? एक सेकेंड सर, ये बात तो समझ आ गई, क्लियर, रट्टा तो सही लगवा दिया, लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि भाई एन कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आ और दा होते हैं। तो सर इस चीज़ को भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। इस चीज़ की डेप्थ में जाने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। दी इंग्लिश एकेडमी एक इदारा जिसने ग्रामर के रूल को स्टैंडर्डाइज किया और इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाना था। तो इंटरनेशनल बनाने के लिए इंग्लिश मस्ट बी फ्लुएंट, इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है। अब इधर देखें आप, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बॉल। मैं उस वक्त मैं वो बात बता रहा हूँ कि आ है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लें कि एन कुछ है ही नहीं, सिर्फ आ है, सही है। इधर देखें, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ एप्पल। फर्क देखें सेंटेंस में, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ एप्पल, दिस इज़ अ ऑरेंज। भाई बात यह है कि जब जब यहाँ पर सेंटेंस में वॉवल आ रहा है, वॉवल से मुराद ए साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर बीच में एक जर्क आ रहा है, एक रुकावट आ रही है। तो इस जर्क को, इस रुकावट को कैसे रिमूव किया गया? कहा कि भाई इस रुकावट की जो वजह है वो लगने वाला यहाँ पे वॉवल है। अगर यहाँ वॉवल की जगह पे कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब जो चीज़ वॉवल नहीं है वो लगता तो यहाँ पर कोई जर्क ना आता। देखें इस पेन में कोई जर्क नहीं आ रहा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ एप्पल। तो इस वॉवल की जगह पे इससे पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट लगा दिया जाए तो मसला हो जाएगा हल। तो मान लें यहाँ पे हम बी लगा देते हैं, बी लगा दिया यहाँ पे। अब सवाल ये है कि भाई बी बैपल, दिस इज अ बैपल, जर्क तो रिमूव हो गया लेकिन बैपल तो कोई लफ्ज़ ही नहीं बना। तो कहा कि भाई बी को इसके साथ ना लगाया जाए, भले साउंड हम यहाँ पर लेंगे लेकिन बी को हम ए के साथ अटैच करेंगे। सर एब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि एब नाम से तो ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर एक प्रीफिक्स मौजूद है जिसका मतलब नॉट होता है, लाइक नॉर्मल, एब नॉर्मल। ठीक है भाई, तो फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक लगा देते हैं। सर एक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर एक प्रीफिक्स मौजूद है, नॉलेज, एक्नॉलेज। ठीक है भाई, इसी तरीके से फिर डी लगाया गया। सर डी भी नहीं लगा सकते, क्यों? ऑलरेडी सी इंग्लिश के अंदर एक प्रीफिक्स मौजूद है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक, चलें भाई फिर हम एक काम करते हैं और आगे चल के टी लगा देते हैं। सर टी भी नहीं लगा सकते क्योंकि एट ऑलरेडी इंग्लिश में एक प्रपोजिशन मौजूद है। ठीक है भाई, फिर तो एम लगा देते हैं। सर एम भी नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है एम से रिलेटेड। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम इधर एन लगा देते हैं। तो जब दी इंग्लिश एकेडमी ने ये फैसला किया तब उस वक्त दुनिया में कभी पहले एन का लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो फाइनली इधर हमने एन का इजाफा किया। लेकिन अगर भाई इसको इसी तरीके से पढ़ना था, अगर इसी तरीके से इसको पढ़ना था कि दिस इज़ एन एप्पल, तो जर्क तो फिर भी रिमूव नहीं हुआ। देखिए अंग्रेज़ को गौर से सुने कि वो क्या कहता है, वो कभी भी ये नहीं बोलता एन एप्पल। अच्छा एक तो मसला है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हर चीज़ जमा जमा के बोलते हैं, दिस इज़ एन एप्पल, APPLE एप्पल। अंग्रेज़ कभी भी डबल पी का वर्ड यूज़ नहीं करता, हमेशा वो बोलेगा APPLE एप्पल, APPLE एप्पल। इंग्लिश में कोई लेटर डबल नहीं होता सिवाय W के, इंग्लिश में कोई लेटर डबल नहीं होता सिवाय W के। अब आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं W और लिख रहे हैं WV, तो भाई हिस्ट्री है इसके पीछे भी पूरी, इंशाल्लाह ताला आगे के लेक्चर्स में इसके ऊपर बात करेंगे। तो बहरहाल तो एन एक ऐसा लफ्ज़ था कि वो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो दिस इज़ एन एप्पल नहीं, अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना था तो जर्क तो फिर भी रिमूव नहीं हुआ, तो एन आप लिखेंगे यहाँ पर लेकिन इसका साउंड यहाँ पे होगा। तो दिस इज एन एप्पल, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आप पढ़ेंगे दिस इज एन एप्पल। क्या? दिस इज एन एप्पल। अब देखें, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन एलिफेंट,
दिस इज एन एलिफेंट, नॉट एन एलिफेंट। क्लियर हुई बात? तो ये बेसिकली फर्क था आ और एन का। मुझे उम्मीद है कि ये बात प्रूव हो गई होगी जो मैंने कही थी कि भाई आर्टिकल सिर्फ दो होते हैं, आ और द, एन कोई आर्टिकल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फ्लुएंसी को लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं सर हम द की। देखें, अब बात करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल की। देखिए ये टेबल्स हैं और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, बहुत सारे पेन रखे हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई टेबल से पेन उठा के ले आओ, तो ब्रिंग डैश पेन फ्रॉम डैश टेबल। मैं आपसे कहता हूं कि टेबल से एक पेन उठा के ले आओ, तो ब्रिंग डैश पेन फ्रॉम डैश टेबल। मैं आपसे कहता हूं कि टेबल से एक पेन उठा के ले आओ। ब्रिंग अ पेन, ब्रिंग डैश पेन फ्रॉम डैश टेबल। मैं आपसे कहता हूं कि टेबल से एक पेन उठा के ले आओ। ब्रिंग डैश पेन फ्रॉम डैश टेबल। सर इन सारे जुमलों के अंदर फर्क क्या है? देखें, पहले मैं आपसे कहता हूं आ का जो मतलब है ना, आ या फिर इसको आप एन भी कह सकते हैं इधर, इसके बेसिकली मतलब होते हैं एनी के, कोई भी। और दा का मतलब होता है, दा का मतलब होता है दैट, दा का मतलब होता है दिस, दा का मतलब होता है दीज, या फिर दा का मतलब होता है दोस। मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी टेबल से कोई सा भी पेन उठा के ले आओ, तो ब्रिंग अ पेन फ्रॉम अ टेबल, ब्रिंग एनी पेन फ्रॉम एनी टेबल। अब मैं आपसे कहता हूं भाई टेबल यही होनी चाहिए, पेन कोई सा भी हो, तो ब्रिंग अ पेन फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम दैट टेबल। अब मैं आपसे कहता हूं कि सर पेन ये वाला होना चाहिए, टेबल कोई सी भी हो, तो ब्रिंग द पेन फ्रॉम अ टेबल। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई टेबल भी यही होनी चाहिए और पेन भी यही होना चाहिए, तो ब्रिंग द पेन फ्रॉम द टेबल। एक और कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में दा को लेकर, कुछ लोग दा प्रोनाउंस करते हैं और कुछ लोग दी प्रोनाउंस करते हैं। सर इसका फ़र्क क्या है? देखिए इस चीज़ का फ़र्क भी, इसका ताल्लुक भी आपके वॉवल से ही है। अगर हम कहें द एंड, ठीक है, एक ये द एंड है और एक ये द पेन है। देखें, जब यहाँ पर साउंड वॉवल का होगा तो इसको दा नहीं बल्कि इसको दी पढ़ेंगे, दी एंड। और जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट इस्तेमाल हो रहा होगा तब इसको आप दा पढ़ेंगे। सही है, तो द एंड कहना टेक्निकली गलत है, दी एंड आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। और पेन के साथ, क्योंकि पेन एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ आप दा का इस्तेमाल करेंगे।